तो स्टार्ट करें फिर। जी करें। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से स्टार्ट करें, ईरान के मामला से स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करें? थोड़ा अफगानिस्तान पे थोड़ी नज़र नज़र डाल लेते हैं। मैं फिलहाल टीवी भी लगाया, मैच भी देख रहा हूँ साथ साथ। तो अफगानिस्तान के ऊपर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है आइडियल सिचुएशन कि जो इंसान मतलब एक आइडियल अप्रोच होती है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, और एक चीज़ ऐसी होती है जो होती है कि यार ये चीज़ है तो नहीं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, मौजूदा जो सिनेरियो है उसके अंदर बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, वो क्या है। अब हम अगर देखें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के, तो हम तो ये कहते हैं कि बॉर्डर ही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले आपस में बॉर्डर होना ही नहीं चाहिए था। दो इस्लामी ब्रादर ममालिक हैं, इनका बॉर्डर ही नहीं होना चाहिए था। ये तो होगी एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल सिनेरियो। लेकिन अब जबकि बॉर्डर है और ये सारी सिचुएशन है, तो अब इसको फिर हमने किस तरह से देखना है, तो अभी हम वो देख लेते हैं। देखें, ये जो मामला है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, ये कोई आजकल का मामला शुरू नहीं हुआ। ये पाकिस्तान बनने से पहले का मामला है। ये असल में मामला क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसकी बुनियाद की तरफ आज हम आपको लेके जाएंगे कि इसकी बुनियाद क्या है, ये सारा मामला असल में शुरू क्यों हुआ है और इसकी क्या वजह है। जो मुझे जो सबसे जो बड़ी चीज़ लगती है वो दो वजह है। मुझे इन दो वजूहत के अलावा, मुझे आज तक मैंने जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, जितना समझा है, इन दो चीज़ों के अलावा मुझे इसकी कोई वजह नहीं समझ आई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों इस लेवल पे पहुंचा हुआ है। सबसे पहली जो बड़ी चीज़ है ना, वो है ड्यूरेंट लाइन। ये सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान बनते साथ ही सबसे पहले अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम ये बॉर्डर नहीं तस्लीम करते। वो इसको बॉर्डर नहीं कहते, वो कहते हैं ये ड्यूरेंट लाइन है, ये एक खुद साख्ता लाइन उन्होंने खींची हुई है। और हमारा जो बॉर्डर है असल में वो लगता है अटक तक। क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली साहब जब आए थे तो उनका बॉर्डर वहाँ तक लगता था, तो इसलिए वो कहते हैं हम हमारा जो ये बॉर्डर है हम इसको नहीं मानते। तो असल सबसे बड़ी वजह जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सबसे बड़ी वजह ही ड्यूरेंट लाइन है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है। शनकीती साहब हैं, बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने भी अपना आर्टिकल इसी बारे में लिखा। उन्होंने क्या, अगर उनकी वो इस्लामी तारीख से भी बड़े वाकिफ़ हैं और सारी चीज़ों पे इनकी नज़र होती है। उन्होंने भी यही चीज़ बोली। उन्होंने कहा अगर अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो अमन चाहता है, तो सबसे पहले तो बॉर्डर तस्लीम करे। वो पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं मानता वो। ठीक है, आप इनके मुल्ला उमर साहब के, मुल्ला याकूब के बेटे के बयान सुन लें। उनके वो साफ कहते हैं, उन्होंने कतर में जाके बयान दिया था कि हम इसको बॉर्डर नहीं मानते। आज ये हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला सारा का सारा हल हो जाना है अगर अफ़गानिस्तान इसको बॉर्डर तस्लीम कर ले। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, मुसलमान ममालिक हैं, मुसलमानों को आपस में मुज़ाकरात से मामला हल करना चाहिए। लेकिन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि मुज़ाकरात एक दफ़ा नहीं, मुज़ाकरात बहुत दफ़ा करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले यहाँ से हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो अफ़गानिस्तान जाते हैं मुज़ाकरात करने, नाकाम। कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आपस में डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इन्होंने यहाँ पे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, नहीं। फिर इन्होंने मीडिएशन करवाई कतर की। ठीक है, कतर गए कि कतर में क्या पता हमारे मुज़ाकरात हो जाएं। कतर में भी मुज़ाकरात नाकाम, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तुर्की गए, तुर्की 2 दिन लगातार मुज़ाकरात चलते रहे, नाकाम हुए। एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट से वापस लेके आए अफगान डेलीगेशन को। तुर्क एयरपोर्ट से अफगान डेलीगेशन को वापस लेके आए। फिर मुज़ाकरात चले 2 दिन, फिर नाकाम। मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं हो रहे। सिर्फ क्यों नहीं हो रहे? वो रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख के देने के लिए तैयार नहीं है अफगानिस्तान में पाकिस्तान को। वो रिटर्न फॉर्म के अंदर लिख के नहीं देने के लिए तैयार। वो कहते हैं बस हमारी जुबानी कलामी बात को आप ले लें इस तरह से। वो लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, वो बॉर्डर भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ये मसला ये हल होना चाहिए। मसला किस तरह से है? वो कहते हैं क्योंकि ये पख्तून आबादी यहाँ पे ज़्यादा, तो पख्तून आबादी सबसे ज़्यादा फिर पाकिस्तान के अंदर है। 15 मिलियन वहाँ पे अगर पख्तून आबादी है, तो यहाँ पे 40 मिलियन की पख्तून आबादी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्लेम हो सकता है कि पंजाबी ये भी उठ के क्लेम कर सकता है कि कल को कि राजा रंजीत सिंह की बाउंड्री क्योंकि काबुल तक थी, तो इस वजह से ये भी जो है काबुल तक होनी चाहिए बाउंड्री। इस तरह तो मसले मसाइल अगर इकट्ठे करना शुरू किए जाएँ, तो फिर इस तरह भी हो सकता है। और इसके ऊपर एक पख्तून तजियागार भी हैं, और वो पख्तून नेशनलिस्ट भी बहुत कट्टर किस्म के रहे हैं। सारी चीज़ें, जुमा खान सूफ़ी साहब, उनकी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पूरी किताब मौजूद है। उसके अंदर आप देखें, पढ़ें वहाँ पे कि ये तारीखी तौर पे इसका क्या मामला है। ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ फजूल किस्म का कि ये एक तो बॉर्डर तस्लीम नहीं करते और ऊपर से डिमांड्स भी रखते हैं। ये तो बिल्कुल इनकी ये गलत हरकत है यहाँ पे। फिर अब देखें कि पाकिस्तान के, अभी आप चले जाएँ जाके डाटा निकालें कि 2021 से लेके 2026 अब स्टार्ट हो चुका है, पाकिस्तान के कितने लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, इस सारे इवेंट के अंदर पाकिस्तान के कितने लोग मारे जा चुके हैं, बेगुनाह लोग, फौजी, सिविलियन,
पुलिस वाले सब मारे गए हैं। कितने लोग? 9,000 के करीब। ये वो डाटा है, यहाँ पे पब्लिकली डाटा 4,000 5,000 का अवेलेबल है, लेकिन असल में 9,000 से ज़्यादा लोग हमारे जान से जा चुके हैं। 9,000 के करीब लोग 2021 से लेकर 2026 तक। अब मुझे कोई बताया कि ये जो 9,000 लोग जो मारे गए हैं, क्या अब इनका इनका जवाबदेह कौन है, और ये किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं? क्या अफगानिस्तान इनका जवाबदेह नहीं है? अफगानिस्तान बिल्कुल इनका जवाबदेह है। अफगानिस्तान को रोकना चाहिए। सारा का सारा टेररिज्म अफगानिस्तान से ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो बॉर्डर सारा सिक्योर नहीं है। एक तो बॉर्डर तस्लीम नहीं करते, वहाँ से बंदे यहाँ पे आते जाते हैं, और वो उसको रोका भी नहीं जा सकता। या तो कहें उसको रोका जा सकता है, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल भी नहीं है कि इतनी बड़ी बाढ़ लगा दें, बॉर्डर पूरे के ऊपर इतना दुनिया के सिक्योर तरीन इसको बॉर्डर बना दें, नहीं बना सकते। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका फिर क्या हल है? ज़ाहिर बात है, ये दोनों मुल्क मिल के अगर चाहेंगे तो तब इसका कोई ना कोई हल निकला, नहीं तो इसका कोई हल नहीं निकला। ठीक है, दोनों मुल्क अगर कोशिश करेंगे इसको रोकने की तो तब भी जाके रुकना है, तब वैसे नहीं रुकना, और अफगानिस्तान चाहता ही नहीं है। दूसरी बड़ी वजह यह है, जब टीटीपी बनी थी, ठीक है, तो टीटीपी बनी थी, तो टीटीपी का एक माहिदा हुआ था। किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ। टीटीपी का माहिदा ये हुआ था कि जब अफगान तालिबान को वहाँ पे अमेरिका ने स्ट्राइक्स वगैरह की, तो उनको फिर वहाँ से वो भाग के इस हमारे पाकिस्तान के एरिया में आया करते थे। तो यहाँ पे जो टीटीपी वाले हैं, ये इनको पनाह वगैरह दिया करते थे, इनको फैसिलिटेट यहाँ पे किया करते थे, इनकी उन्होंने मेहमान नवाजी की थी। तो इनका आपस में एक माहिदा हुआ था। माहिदा ये हुआ था कि जो जब अगर हमारी हुकूमत आई तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे उसे। फिलहाल आप हमें सपोर्ट करें, जब हमारी बारी आएगी हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसकी मिसाल इस तरह से है कि मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह ने उसामा बिन लादेन का जब मामला हुआ सारा, तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने पनाह दी। उन्होंने उस एक पनाह के चक्कर के अंदर पूरा अफगानिस्तान उन्होंने तबाह करवा दी, लेकिन उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया उसामा बिन लादेन को। ये इनकी एक कल्चर का एक हिस्सा है ये सारी चीज़ें। इसी तरह यहाँ पे अभी का भी यही मामला है कि ये अफगानिस्तान पूरा मुल्क तबाह कर देगा, सारा कुछ कर देगा, लेकिन ये नूर वली महसूद को या हाफिज गुल बहादुर को ये हवाले नहीं करेंगे पाकिस्तान के। ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे। ये उसी सारा अभी इनकी मजबूरी है अफगान तालिबान की टीटीपी को सपोर्ट करना। ये झूठ बोलते हैं कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आज दिन तक इन्होंने कभी टीटीपी को कंडेम ही नहीं किया, और ये करेंगे भी नहीं कभी। ये टीटीपी को डिसऑन ही नहीं करते। ठीक है, ये टीटीपी को कभी कंडेम नहीं करते, कभी इसको दहशतगर्द तंजीम नहीं कहते। ये कभी भी नहीं कहते। कभी कहते हैं तो मुझे दिखा दें कि आप ये कहते हैं इसको कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये कभी भी नहीं कहते। तो इसमें हमारा मसला ये है कि देखें, एक ट्रेंड चल रहा होता है कि अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट ट्रेंड। ठीक है, मैं खुद स्टैब्लिशमेंट की जो सियासी मामलात है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये इन्होंने चीज़ें की हैं। पाकिस्तान पूरा डिस्टेबल ही नहीं इसी वजह से हुआ है, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पे इस नैच के ऊपर पहुंचा हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार ही नहीं है। ठीक है, ये मैं साफ क्लियर कहता हूँ। लेकिन हर चीज़ के अंदर मतलब सिर्फ इनको लताड़ देना कि ये सारे गलत है, अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। कुछ ने ये बीच में मौका बनाया कि बागराम एयरबेस पाकिस्तान पता नहीं लेके देने लगे अफगानिस्तान से अमेरिका को। बागराम एयरबेस इस तरीके से लेके दी जा सकती है कि यार आप यहाँ पे स्ट्राइक्स करोगे तो अफगानिस्तान कहेगा कि ठीक है ये ले लो बागराम एयरबेस। ये बचगाना बातें होती हैं, इनके पीछे की कोई लॉजिक नहीं होती। फिर दूसरी चीज़ होती है कि अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करो, तो सारी ये आपको एक शेल के आप गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे देख लें कि एक जो हमारा जो आर्टिलरी का शेल होता है उसकी कीमत क्या होती है। ठीक है, तो ये इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं, ये मुफ्त के अंदर सारा कुछ हो रहा है, इस तरह नहीं होता। ये सब बातें होती हैं। तो ये हम बस ट्रेंड के साथ चल के पाकिस्तान बिल्कुल गलत कर रहा है। अब मुझे हल बताएं कि 9,000 बंदे मरवा के ये फिर क्या हल निकालें? ये डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी बात कर चुके हैं, 2 दफ़ा मीडिएशन करवा चुके हैं कतर से और तुर्की से, जब हल नहीं निकल रहा तो अब मुझे कोई बंदा इसका तरीकाकार बता दे, मुझे इसका कोई हल बता दे। क्या है? मैं बिल्कुल सीधा सीधा कहता हूँ कि इसका हल वही है जो तुर्की ने 2015 और 16 के अंदर किया था पीकेके के साथ। ठीक है, बिल्कुल उसने ठीक किया था। तुर्की ने क्या किया था? तुर्की ने 2015-16 में ये किया था, तुर्की के 40,000 लोग शहीद हो चुके थे इसमें। ठीक है, ये 1980 से लेके तुर्की के 40,000 बंदे जो थे वो मारे जा चुके थे, पीकेके ने उनको मारा था। ठीक है, दहशतगर्द तंजीम है वहाँ की कुर्दों की, ये टीटीपी से बहुत बड़ी तंजीम है। इन्होंने फिर मजबूरन तंग आके इनको क्या करना पड़ा था, इराक के बॉर्डर के अंदर जाके भी इन्होंने स्ट्राइक्स की थी, अपनी बेकायदा फौजें इन्होंने भेज दी थी इराक के अंदर। ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक्स इन्होंने की थी, फाइटर जेट्स उन्होंने अपने भेजे थे, सीरिया के अंदर जाके इन्होंने ऑपरेशंस किए थे। ठीक है, एक नहीं मल्टीपल ऑपरेशन तुर्की ने किए थे, हर तरह की मीडिएशन करके देख चुके थे, हर तरह के मुज़ाकरात करके देख चुके थे, कोई हल नहीं था निकल रहा। एंड में मजबूरन तुर्की ने 2015 के अंदर ऑपरेशन शुरू किया, 16 के अंदर भी जारी रहा, वो आगे करते करते अब ये हुआ कि जब बिल्कुल बैक फुट पे चले गए ये, इनकी किसी खाते के इनको नहीं छोड़ा पीकेके, अभी पीकेके ने जाके मुज़ाकरात किए, उन्होंने हथियार डाले हैं, अभी जाके डाले हैं। अगर वहाँ पे तुर्की यही वाला ऑप्शन लेके आ रहा होता जो यहाँ पे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करना चाहिए, चुप करके बैठ जाना चाहिए और बंदे मरते देखना चाहिए, तो आज पीकेके इतनी स्ट्रांग हुई होती कि शायद 40,000 की बजाय 1,40,000 लोग होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं होती।
इस तरह की नहीं, आपको कोई डेटरेंस शो करनी पड़ती है, आपको अपना आपको लेवरेज हासिल करनी पड़ती है, ये लेवरेज है। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें सिर्फ एक चीज़ की एहतियात पाकिस्तान को करनी चाहिए। मैं बिल्कुल हक में हूँ पाकिस्तान की स्ट्राइक्स करने के, बिल्कुल 100% हक में, और ये मैं सरेआम ये बात करता हूँ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस चीज़ के हक में क्यों, वही वाला फार्मूला जो तुर्की ने अपनाया था, पाकिस्तान वही अपनाएगा तो पाकिस्तान बचेगा। नहीं तो इसी तरीके से मारते रहेंगे और मरते रहेंगे हम सारा, ये यहाँ पे कुछ इसका कोई हल नहीं निकला। सोल्यूशन यही है कि स्ट्राइक्स करो अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन वो प्रिसीजन के साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए, प्रिसाइज अटैक्स होने चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, आम बंदा इधर से मरे उधर से मरे, मुसलमान छोड़ के कोई काफिर भी आम बंदे को नहीं मारना चाहिए। किसी को हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी भी आम शहरी को जो है वो इस तरीके से हम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो ये लड़ना शड़ना कोई नहीं होता, ये ज़रूरी चीज़ है, और पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल जारी रखनी चाहिए, तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक हम किसी नतीजे पे ना पहुंच जाएं कि यार अब मुझे बताएं, अब कोई बंदा ये कहेगा कि यार अब ये कोई नई चीज़ आप। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ड्यूरल लाइन के पीछे ये बाजोड़ का इंसिडेंट देख लें। ये 1960s के अंदर बकायदा पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो चुकी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बकायदा आपस में जंग लड़ चुके हैं। ठीक है, ये बाजोड़ के इलाकों पे कब्जा करके बैठ गए थे, फिर बाजोड़ियों को हमने असला दिया था, हमारी फौज ने असला दिया था, तो वहाँ पे दोबारा वो सारा का सारा इलाका लिया था। इन्होंने स्कड मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फायर कर दिए थे। पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले जो मिसाइल फायर हुए थे वो स्कड मिसाइल ये अफगानियों ने फायर किए थे। ठीक है, 48 के अंदर पाकिस्तान और कश्मीर का जो सारा पाकिस्तान और इंडिया का सारा मामला आपस में गड़बड़ हुआ कश्मीर के ऊपर, वो 48 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 47 के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सारे मामला स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, 2 महीने तक हमारे मुज़ाकरात रहे थे सारी, ये यूएन के अंदर जाके पाकिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। ये उस टाइम पहला मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। वजह क्या थी? ड्यूरल लाइन, सबसे बड़ी वजह ड्यूरल लाइन है। ये ड्यूरल लाइन का मसला हल हो जाए, सारे मामला हल हो जाए। लेकिन कौन ये ड्यूरल लाइन को बॉर्डर नहीं तस्लीम करते, तो आगे पीछे क्या क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सारा सिनेरियो है इसका। ठीक है, जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं वो दो वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। पहला, ड्यूरल लाइन सबसे बड़ा मसला। ठीक है, और दूसरा मसला इसका ये टीटीपी को कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टीटीपी ने इनके अमेरिकन के खिलाफ हेल्प की है। अमेरिकन के खिलाफ टीटीपी ने इनको सपोर्ट की है, ये उसका बदला उतार रहे हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की नमाज़ पढ़ने की वीडियो है, ये हकीमुल्लाह महसूद के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, बाकायदा वीडियो है इनकी, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब पीछे खड़े हुए इमामत करवा रहा है हकीमुल्लाह महसूद, टीटीपी का दूसरा कमांडर इन चीफ। ठीक है, वो इमामत करवा रही है पीछे। फिर मुल्ला फजलुल्लाह की वीडियो है, वो बैत कर रहा है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो रुख हैं, तो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि एक सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है, ये करंट मैं सवालों के जवाब बाद में देता हूँ। तो ये सारी सिचुएशन है। इसके लिए हमने फजूल ट्रेंड के साथ चल के, कि मिसाल के तौर पे मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ तो मैं इस्टेब्लिशमेंट की हर चीज़ से इख्तलाफ रखना शुरू कर दूंगा। वो कोई भी काम करेंगे तो मैं इख्तलाफ रखना शुरू कर दूंगा। इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। ठीक है, आपको क्या पता कि एक फ़ौजी वहाँ पे जो हमारा बैठा वज़ीरिस्तान के अंदर, बन्नू के अंदर, उन बेचारों के ऊपर क्या बीत रही है, उनकी क्या इस्टम हालतें हुई हैं वहाँ पे, वो सिचुएशन क्या हुई है ग्राउंड के ऊपर। ये लोगों के घरों में चले जाते हैं टीटीपी वाले। ठीक है, उठा के ले आते हैं लोगों को वहाँ से। ये मामला वहाँ के बड़े गड़बड़ हैं। ये हम यहाँ पे सुकून से बैठे हैं तो हमें चीज़ें बेहतर लग रही हैं, लेकिन आप उन लोगों से पूछें जो 2021 से लेकर 2026 के दरमियान जो 9,000 लोग जो शहीद हुए हैं, वो वो किस खाते में आते हैं? उनका जवाबदेह कौन है? ठीक है, हमें ये तो यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, लेकिन बस हमने एक एंटी स्टैब्लिशमेंट एक ये बयानिया लिया हुआ, और एक बयानिया हमने लिया हुआ जी कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। अब दो मुसलमान लड़ रहे हैं तो देखें तो सही कि हो क्या रहा है वो सारी सिचुएशन में। ठीक है, तो वो एक आयत उठा के ले आते हैं, एक हदीस ले आते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं उसको। ठीक है, अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हालांकि अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस कौल के ऊपर जरा की हुई है मुहद्दिसीन ने कि उन्होंने ये जो वो इजाफा मानते हैं इसका कि जंग के दौरान बात ही नहीं है, दो बंदों के आपस के दौरान की बात है। वो सारी चीज़ें हम ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं, ना किसी और चैनल से इस चीज़ को। हम कहते हैं कि ये आइडियल सिनेरियो यही है कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अब लड़ रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, और अब इसका हल क्या है? इस मसले को हल तो करना है ना। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के आगे हूं कि पाकिस्तान को स्ट्राइक्स करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, तब तक करनी चाहिए जब तक इस चीज़ का कोई हल ना निकले, जब तक बॉर्डर ना तस्लीम करें तब तक। ठीक है, जब तक वो डिसोन ना करें टीटीपी को, तब तक पाकिस्तान को ये चीज़ें जारी रखनी चाहिए। लेकिन मामला क्या करना चाहिए? मामला ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को कोलैटरल डैमेज से बचना चाहिए, आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और हमेशा बिल्कुल एक आपको मिलिट्री टारगेट्स को अपने अचीव करना चाहिए, और प्रेशराइज करना चाहिए अफगान रजीम को यहाँ पे कि आपने जो हालात यहाँ पे खोले हुए इसको ठीक करें यहाँ पे। तो अब सवाल जवाब लेते हैं। अभी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे ईरान के मामले के ऊपर। और
अच्छा, ईरान के मामले के ऊपर आपको याद होगा जब मैंने कोर्स में भी था तो मेरे से जिसने भी सवाल पूछा मैंने यही बोला था कि अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर अटैक ना करें। ये इनेविटेबल है, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था, ये इनेविटेबल है कि ईरान के ऊपर अटैक ना हो, और अटैक हो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अब ईरान को क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको बेसिस के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, यूएई की, ये आपस में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ईरान को करना चाहिए। ईरान को जिस लेवल के ऊपर जाके जो सी मर्जी लेवरेज ईरान को यूज़, जिस लेवल में मर्जी जाके ईरान को अपनी हर तरह की लेवरेज को यूज़ करना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद किया, बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने यूएई के अंदर, कतर के अंदर आगे इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, मिलिट्री बेसिस के ऊपर इन्होंने वहाँ पे अटैक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब इससे होगा क्या? अब इससे चीज़ ये होगी कि अरब स्टेट्स जो हैं इनके ऊपर आएगा प्रेशर। इनके पास एक ही ऑप्शन है ईरान के ऊपर, सिवाय ऑफेंसिव वॉर के अलावा इनके पास, इनको ऑफेंस के ज़रिए से वहाँ पे अपना डिफेंस करना पड़ेगा। नहीं तो इनके पास ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना इनको रोकने के लिए कोई तरीका है। यही तरीका है कि डेटरेंस शो करो। डेटरेंस दो तरीके से शो हो सकती है, जो टारगेट मिले इसराइल, दूसरे तीसरे सबको, ठीक है, जिधर मिलिट्री बेसिस में सबको इनको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटेड अटैक्स इनको करने चाहिए। और दूसरी चीज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये जब चीज़ें होंगी, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे। ये और ये ऐसे क्राइसिस आ सकते हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर अपना असर रखेंगे। फिर इन अरबों के ऊपर प्रेशर आएगा और इन सारों के आएगा कि यार हमारे मुल्क के ऊपर भी अटैक हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकते हैं। तो अब इसको जो है मामले को रोका जाए। तो फिर जाके अरब के सारे ममालिक जब इनके अपने घर के अंदर सारी चीज़ें आएंगी तो तब जाके ये प्रेशराइज करेंगे अमेरिका को और इसराइल को कि ये चीज़ें बंद करो। ठीक है, फिर ये अपनी सारी लेवरेज वगैरह यूज़ करेंगे, जिस तरह शाह फैसल ने यूज़ की थी। ये सारा कुछ उस टाइम करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होंगी, और इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर अटैक करना चाहिए। ठीक है, ये इनको एक दोस्त अटैक करके छोड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इनको बार बार अटैक करना पड़ेगा, तब जाके ये बचेंगे। इसके अलावा कोई नहीं, कोई इसका हल नहीं है। ठीक है, हल इसका यही है कि इसराइल के ऊपर भी बार बार अटैक करो। इसराइल की इवाम इस तरह की है कि वो ये चीज़ें इस लेवल पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो, उनकी फ़ौज तो रेजिलियंट है, लेकिन अगर उनका एक बंदा भी मर जाता है तो वो पूरा मुल्क सोग में चला जाता है। हमारे लिए ये चीज़ है कि हम किसको कहते हैं कि शहादत होगी और ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन उनके लिए ये चीज़ नहीं है। वो उन्होंने तो अपने एक फ़ौजी के पीछे वो 1000 बंदा छुड़वा दिया था इन्होंने हमास का। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के इवेंट्स होते रहे। ये याह्या सिनवार रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो शहीद हुए थे पिछले साल, तो याह्या सिनवार का भी यही मामला था कि उनको तकरीबन 20 साल हो गए थे जेल में। तो एक फ़ौजी इन्होंने पकड़ लिया था, हमास वालों ने। तो उस फ़ौजी के बदले इन्होंने जो है वो वापस छुड़वाया था याह्या सिनवार को भी और उनके साथ उनके साथियों को भी। तो ये इनका ये मामला है कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। ठीक है, ऑफेंस ही इनका डिफेंस है। अगर यहाँ पे ये चीज़ छोड़ देंगे और ये देखते रहेंगे कि दूसरे मुल्कों पे हमें अटैक नहीं करना चाहिए और सारी चीज़ें, वो दूसरे मुल्कों पे अटैक नहीं हो रहा, दूसरे मुल्कों की बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है। ठीक है, इस अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है, अमेरिकन नेवल बेसिस पे, एयर बेसिस पे। ठीक है, मिलिट्री आउटपोस्ट के ऊपर, वहाँ पे जाके अटैक हो रहे हैं। और वो चीज़ें बिल्कुल जारी रखनी चाहिए इनको। जब उनके अपने मुल्क में आएंगी सारी चीज़ें, वो खुद देखना, आप आपको नज़र आएगा कि कोई ये ज़्यादा होगा तो वो खुद कहेंगे अमेरिका को ये चीज़ें बंद करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगी, तेल की सप्लाई बंद होगी, वो खुद कहेंगे ये चीज़ें बंद करो। ठीक है, उनकी मजबूरी बन जानी है। यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, वहाँ से रेड सी का चोक पॉइंट बंद होगा, तो फिर ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस ये पूरी दुनिया में फैल सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। इसमें कोई हमें वो, हम हर चीज़ में डिफेंसिव अप्रोच लगा के बैठे होते हैं और शिया सुन्नी लेके बैठे होते हैं, तो ये इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये आपका जो आज सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए हैं वो कौन से मुल्क के ऊपर हुए? ठीक है, तो वो बहरीन के ऊपर हुए। ठीक है, बहरीन क्या है? बहरीन शिया मुल्क है, बहरीन सुन्नी मुल्क नहीं है। तो उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। इराक के ऊपर हुआ है, इराक भी शिया मुल्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें शिया सुन्नी नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं, जो ईरान कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। तो अभी ले लेते हैं सवाल। जो आप किसी का कोई सवाल है तो मैं सवाल देखता हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल आ गए हैं। जो फिल्म दोनों तरफ इफेक्ट हो रहे हैं वो, बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि दोनों को ये चीज़ देखनी चाहिए। अब दोनों ये चीज़ नहीं देख सकते। वो अफगानिस्तान तो बिल्कुल नहीं देख सकता, क्योंकि उनके पास ऐसे असला नहीं है कि मतलब जो कहे कि जो बड़ा जो प्रिसाइज असला होगा, बड़ी प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं अफगानी। ठीक है, नहीं उनके पास नहीं है। उनके पास जो भी आर्टिलरी है तो वो भी अनगाइडेड है। उनके पास कुछ भी है, रॉकेट्स हैं वो भी अनगाइडेड है, सारा कुछ उनके पास अनगाइडेड है। तो वो जब भी जाके इसके, आपने देख लिया पहले दिन ही हमारे मस्जिद के अंदर वो 6 बंदे जो है ज़ख्मी हो गए थे, और आगे पीछे दूसरा तीसरा वो हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान के पास मतलब अगर एयर स्ट्राइक्स करने की भी कैपेबिलिटी ऐसी है कि वो गाइडेड एयर स्ट्राइक्स कर सकता है सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान को कोलैटरल डैमेज से बचना चाहिए।
कोलेटरल डैमेज कभी भी नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक कहीं पे भी नहीं मरनी चाहिए, ये इस चीज़ को बिल्कुल खास याद रखनी चाहिए। आम पब्लिक मरना शुरू हो जाए तो फिर तो मकसद ही नहीं हमारा पूरा होता। हमारा मकसद ये नहीं है कि उनको मारना है और ये सारी चीज़ें, हमारा मकसद ये है कि अपने टारगेट्स जो हमारे पिन पॉइंट जो टारगेट्स हमने किए हों, जो हमें इंटेलिजेंस बेस्ड जो टारगेट्स हमें मिलेंगे, हमने सिर्फ वो अचीव करना है, हमने सिर्फ उनको पकड़ना है। हमने आम पब्लिक को किसी को नहीं कुछ कहना। आम पब्लिक को जो भी मारेगा वो जारी बात है बेवकूफ़ी और जहालत ही है, वो उसको कोई बंदा डिफेंड नहीं कर सकता। सारे के सारे आपके पक्के टारगेट्स होने चाहिए, जो टेररिज्म के खिलाफ ही आपके ऑपरेशन होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि 2015-16 के अंदर तुर्की ने किया था, और तुर्की के अंदर तो कोलेटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया था, आम पब्लिक बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ था, लेकिन उसके पास, तुर्की के पास इसके अलावा हल कोई नहीं था। और वो आज पूरी दुनिया ने देख लिया है कि तुर्की ने बिल्कुल ठीक किया। तो उस टाइम ये सारे लोग लगे हुए थे, मौलवी फतवे दे रहे होते थे उस टाइम, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, और अब देखें वो सारे के सारे वो वही मौलवी कह रहे हैं कि बिल्कुल इन्होंने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है। अब वो पीके के जो है वो क्रश करके रख दिए इन्होंने। और 40,000 लोग इनके जब वहाँ पे वो शहीद हुए, उस टाइम भी लोग वहाँ पे इसी तरह के थे कि उनको 40,000 लोग नज़र नहीं आ रहे थे, उनको वो ऑपरेशन नज़र आ रहा था कि जी देखें ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन बड़ा गलत हो गया। तो हमें दोनों दोनों तरफ देखना चाहिए। हम बायस्ड हो के बिल्कुल अगर कहेंगे जी एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ, तो एंटी स्टैब्लिशमेंट ही लेके चलना शुरू हो जाएंगे, और बीच में ऐसे अजीबो गरीब किस्म की तावीलात शुरू कर देंगे कि बागराम एयरबेस पाकिस्तान लेके देने लगे, और अमेरिका कहने में कर रहा है। बंदा कहे यार ये कौन सी बात है कि बागराम एयरबेस किधर से आ गई और अमेरिका किधर से आ गया बीच में। अमेरिका, हाँ अमेरिका नहीं पसंद करता अफगान तालिबान को, लेकिन ये हमारा कसूर है कि वो नहीं पसंद करता। हमारा अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की वजह से मसला नहीं, हमारा अपनी वजह से, हमारे वो जो 9,000 लोग 2021 से 2026 के दौरान जो शहीद हुए हैं, हमारा वो मसला है। ठीक है, हमारा जो वहाँ पे बंदे इतने ज़्यादा जख्मी हुए हैं, वो वहाँ पे कोई भी फौजी पोस्टेड होता है वहाँ पे, तो यकीन करें उस बंदे को अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता ये वज़ीरिस्तान में बनूँ मैं, ठीक है, कुरम के इलाकों में, कि मैं वहाँ पे ज़िंदा भी वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। मेरा अपना वो दोस्त है वहाँ पे वज़ीरिस्तान में पोस्टेड है, यकीन करें मैं रोज़ मैसेज करके उससे पूछ रहा होता हूँ कि भाई ज़िंदा है आज। तो वहाँ की सिचुएशन इस तरह की है, बलूचिस्तान की सिचुएशन इस तरह की, और ये सपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉक्सीज को। आप इसका सबसे बड़ा अमली मुजाहरा कल देख लें। कल जितनी भी तंजीमें, ये ठीक है, ये जमातुल अहरार है, टीजेपी है, टीटीपी है, ये सब ने कल अपने एलानिये जारी किए हैं, एलामिया जारी किए उन्होंने। वहाँ पे सबको नोटिफिकेशन जारी किया कि जी आप अटैक्स करो पाकिस्तान के खिलाफ। एकदम से सारों को कल ही याद आ गई है। क्यों याद आ गई? अफगानिस्तान की वजह से। ठीक है, अभी भी कोई कहे कि नहीं ये एक नहीं है, तो फिर मुझे नहीं समझ आएगी कि वो पता नहीं कौन सी इन्हें लगा के देख रहा है सारी चीज़ों को, उसको नहीं समझ आनी फिर कभी भी। दूसरा सवाल, सर विच मैक आर यू मैच, ये क्या सी लिखा है आपने मुदस्सिर ताज, मुझे समझ नहीं है आपकी। मैच कौन सा देख इंडिया रहे के हैं? साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखें, पाकिस्तान के तो नहीं हो सकते। अलबत्ता इंडिया बेहतरीन करके अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है, उन्होंने एड वगैरह भी दी है, सारी चीज़ें, उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडिया तो ज़ाहिर बात है, इंडिया की तो पूरी कोशिश होगी वो सैंडविच बनाए पाकिस्तान को, अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान में, पाकिस्तान को दोनों तरफ से टू फ्रंट वॉर, बल्कि एक्चुअली फ़ाद पाकिस्तान भाई, की मैं थ्री फ्रंट वॉर कहनी चाहिए। क्वेश्चन मेरा था ये कि जो अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, उनके बारे में थोड़ी तो। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इनके इनके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं। मतलब आप, इनके रिलेशन तो इंतहा के अच्छे हैं, इनके रिलेशन जितने अच्छे होने चाहिए उतने ही अच्छे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनकी मौजूद हैं और हर सतह के ऊपर अच्छे हैं। मतलब सिर्फ ये मिलिट्री एग्रीमेंट्स वगैरह इनके नहीं होते, क्योंकि वो खैर इनके अफगानिस्तान के किसी के साथ भी नहीं होते। इनकी इकॉनमी भी वैसी नहीं है कि हो, लेकिन अगर होने पे आए, अगर इनकी इकॉनमी वैसी हो, तो मेरे ख्याल से ये मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी इनके होना शुरू हो जाए इंडिया के साथ। इंडिया के साथ इनके रिलेशन इंतहा के अच्छे हैं। और वही चीज़ है, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को थ्री फ्रंट वॉर के ऊपर जो है ना इंगेज रखे। पहली ये कि इंडिया खुद, दूसरा अफगानिस्तान, और तीसरा पाकिस्तान के अंदर के मामला। तो तीनों जगह से पाकिस्तान को सैंडविच बना के वहाँ से वो सारी चीज़ें करें। तो इनके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं उनके साथ। हमारे भी हुआ करते थे एक टाइम पे, हमारे भी बुरे रिलेशन नहीं थे, लेकिन बस चीज़ें नहीं हुई सही। तो आगे सवाल बहुत सारे हैं। क्या ईरान पर जो अटैक हुआ है, चाइना और नहीं, चाइना और रशिया कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। मैंने आप पहले भी अपने लेक्चर में भी बताया था कि रशिया और चाइना रिलायबल एलाइज नहीं है। आप तारीख उठा लें, मैंने तारीख से बड़ी मिसालें दी थी उस टाइम भी मेरे से जब ये सवाल हुआ था कोर्स के दौरान, कि ये चाइना और रशिया कभी भी रिलायबल एलाइज नहीं है। आप जो जितना मर्जी आप पूरा ईरान भी तबाह कर दें, तो ये मुल्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ बोल देंगे, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ईरान ने खुद मदद मांग ली तो कुछ हल्का फुल्का वहाँ से कार्गो प्लेन्स के ज़रिए पहुँचा भी देंगे। ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है इन दोनों मुल्कों की। ये कुछ भी हो जाए, नहीं, ये ज़्यादातर अपने मफादात को देखते हैं, अपने मुफाद से आगे इनको कुछ भी नहीं होता। और वो जो है अमेरिका, जो है अमेरिका काफ़ी जगह पे पंगे ले लेता है। अमेरिका एक इस मामले में इन दोनों से काफ़ी भरोसामंद एक एलाई आप कह सकते हो।
और उसकी मैंने बहुत मिसालें दी थी, इसकी मैंने बोस्निया की मिसाल दी थी, कोसोवो की मिसाल दी थी, और बहुत सारी मिसालें मैंने दी थी इस हवाले से। वो है बुरा ही है, हम उसको अच्छा नहीं कहते, लेकिन जो इन दोनों से कंपैरिजन अगर किया जाए, मतलब इस सेंस के अंदर देखा जाए कि एक रिलायबल पार्टनर है तो नहीं, चाइना और रशिया रिलायबल पार्टनर कभी भी नहीं है। और आगे तो आपको लगता है जो सोल्यूशन जंग करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले इंडिया और इसराइल से नहीं लड़ना चाहिए कि अपने मुसलमान भाई से जवाब देखें। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया, जो या तो हम 9,000 अभी हमारे मारे जा चुके हैं, आगे भी हम इसी तरह करते करते 9 को 18 बना दें हम, और हम चुप करके बैठे रहें, हम अफगानिस्तान को कुछ भी ना कहें और हम मारें खाते रहें वहाँ पे, ठीक है। या तो ये एक हल है, या दूसरा ये हल है कि अफगानिस्तान को उस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि भाई आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, आप बॉर्डर को क्यों नहीं तस्लीम करते, आप टीटीपी को क्यों सपोर्ट करते हो, आप वहाँ से बंदे इधर क्यों भेजते हो। या तो वो जवाब दे उस चीज़ का, जवाब नहीं देता तो फिर इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये हम अपना डिफेंस कर रहे हैं एक तरह का, और ये हम एक डिफेंसिव वॉर यहाँ पे कर रहे हैं। ये ऑफेंस नहीं है हमारा, ये डिफेंस है हमारा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, और टेररिज्म के अगेंस्ट। और ये बिल्कुल चीज़ें होनी चाहिए। इसराइल के अगेंस्ट तो सारी वो, मैं मेरा वो कोर्स है, उसमें एक तीसरा पार्ट है इसके यूएसए के ऊपर। वो कोर्स मेरा देखें तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है सारे। और उसके बाद आगे देखते हैं और क्या अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखें बिल्कुल कर दिया, ये नहीं किया, ये तो शायद अमेरिका को भी नहीं पता कि बिल्कुल पूरी तरह से किया नहीं किया। हम तो वो चीज़ें देख सकते हैं जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल है, ठीक है, उसको देखते हुए हम चीज़ें देखेंगे, उसके ऊपर अपना एनालिसिस पेश करेंगे। तो इन्होंने नुकसान तो ज़ाहिर बात है पहुँचाया है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसको नुकसान पहुँचाया, इसमें कोई शक नहीं है, और काफ़ी पीछे लेके चला गया इसको। और व्हाट विल बी रोल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ही रेलिवेंट है इस मामले में। मैंने पहले भी बताया था पाकिस्तान की रेलिवेंसी नहीं है, पाकिस्तान के पास लेवरेज नहीं है, पाकिस्तान ईरान के मामले में बिल्कुल ही रेलिवेंट है। हम जो लेके बैठे होते हैं पाकिस्तान बड़ा क्या कर देगा, पाकिस्तान ये कर दे, कुछ भी नहीं, पाकिस्तान ही रेलिवेंट है, पाकिस्तान की कोई रेलिवेंसी नहीं है। व्हाट कुड बी द एंड ऑफ दिस पाकिस्तान अफगान कॉन्फ्लिक्ट। एक और बात याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट अगले 100 साल भी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ड्यूरेंट लाइन का मसला हल नहीं होता। ये बिल्कुल लिख के रख लें, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें इसकी, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बेशक अगले 10 साल के लिए अमन में चले जाएं, 11वें साल फिर लड़ेंगे। ये ड्यूरेंट लाइन का मसला जब तक हल नहीं होता, ये कभी अमन हो ही नहीं सकता पाकिस्तान अफगानिस्तान के दौरान। बेशक ये रजीम आए, कोई और रजीम आए, कुछ भी हो जाए, कोई और रजीम आएगी, वक्ती तौर पे अमन आएगा। अगर फिर कोई और दूसरी तरीके की रजीम आ गई, उनके जहन में फिर ये चीज़ घोल के डाली जाएगी कि देखें ये तो बॉर्डर ही नहीं है, हमारा बॉर्डर तो अटक तक बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, जब तक ड्यूरेंट लाइन का मसला नहीं हल होता, ये कोई हल नहीं है। ये आर्जी सॉल्यूशंस हैं, ये परमानेंट हल इसके अलावा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान कंडेम, देखिए कंडेम कर सकता है, कंडेम तो बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन वो एक है ना कि एक ऐसा डिसाइसिव रोल प्ले करे जिसमें मतलब एक इम्पैक्टफुल रोल, इम्पैक्ट डाल सके, कुछ ऐसा कुछ कर सके कि यार ये एक लेवरेज हमारी, इस लेवरेज को हम यूज़ करके हम रिजल्ट्स के ऊपर फ़र्क डाल सकते हैं। हम फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है। साउंड लाइक पाकिस्तान इज़ मासूम बट अबाउट वन पाकिस्तान नहीं, उस मामले में तो बिल्कुल ठीक नहीं कहते। उस मामले को कब हमने ठीक किया कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जब इन्वेजन हुई थी तो पाकिस्तान का रोल इंतहाई घटिया रोल था वहाँ पे, मुशर्रफ का रोल बहुत बुरा रोल था वहाँ पे, उसको कब हम डिफेंड करते हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये सिनेरियो क्यों है और इसके पीछे की क्या वजह। इसमें तारीख में बहुत ज़्यादा चलेंगे, ये इसने ये किया था, उस दौर में ये हुआ था, ज़िया उल हक साहब के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में, इसमें उसमें, ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है और ये पाकिस्तान बनने से पहले तक ही चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी वो और चीज़ है, लेकिन फिलहाल ये जो करंट सिचुएशन है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं मुशर्रफ साहब के दौर के ऊपर बात नहीं कर रहा। ये मुशर्रफ साहब के दौर के ऊपर से शुरू नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के बनते साथ ही शुरू हो चुका था। उस टाइम मुशर्रफ साहब जब पैदा भी नहीं हुए थे तब का। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान बिल्कुल ही रेलिवेंट है इस मामले में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता मैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर समझे। देखें अमेरिका की जब हेल्प की थी ना पाकिस्तान ने, तो उससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का दोस्त नहीं था। ये पाकिस्तान बनते साथ ही पाकिस्तान इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये पहले आपको बता चुका हूँ सारा कुछ। ये आजकल की बात नहीं है, ये 1947 की भी बात नहीं है, उससे पहले की बात है। ड्यूरेंट लाइन के मसला आजकल का नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले का। देखें ये बहुत बड़ी वजह है, ये बड़ा आपने बेहतरीन पॉइंट रेज किया है। तकरीबन कोई $8 अरब के करीब का बनता है ये असला जो अमेरिका छोड़ के गया था वहाँ पे।
और उसके अंदर आप देखें, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेपन्स छोड़ के गए थे, उसके अंदर आर्मर्ड व्हीकल्स थी, हमवीज जिनको कहते हैं, ठीक है, हमवी थी, वो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे अमेरिका छोड़ के गया था पहली। दूसरी राइफल्स वगैरह छोड़ के गए थे, ठीक है, A4 वगैरह बहुत सारे। फिर उसके बाद नाइट विजन गॉगल्स वगैरह छोड़ के गए थे, छोटा मोटा इक्विपमेंट। ये जो ग्राउंड फोर्सेस यूज़ करती हैं ना चीज़ें, वो तमाम की तमाम कुदरती तौर पे छोड़ के वही गए थे। रडार्स वगैरह सारे उतार के ले गए, सारी चीज़ें लेके चले गए, ये सब वहीं पे छोड़ के चले गए। हालांकि अमेरिका अगर उसको लेके जाना चाहता तो अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी मसले परेशानी वाली बात नहीं थी, ठीक है। इनके पास वो C7 गलेक्सी है, वो इतना बड़ा कार्गो वो खैर एक्सपोर्ट भी नहीं करते। एक C17 ग्लोब मास्टर है, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं ये, ठीक है। वो C130 भी एक्सपोर्ट करते हैं। एक C7 है इनके पास, C7 गलेक्सी इसको कहते हैं। वो इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कार्गो प्लान है, उसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है, वो उसके अंदर पूरी पूरी दुनिया आबाद हो जाती है। लेकिन वो भी है इनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं लेके गए। वो आपको सारी चीज़ें समझ में। और फिर उन्होंने जवाब ये बनाया कि हम वो छोड़ के गए थे असला इनके लिए, मैं अफगान फोर्सेस के लिए छोड़ के गए थे कि वो इनसे लड़ेंगे। सारा आपका दिमाग ख़राब है, आप एक जगह पे असला छोड़ के इस तरह चले गए और आपको नहीं पता लग रहा था कि ये नहीं, आप नहीं लड़ सके, नेटो की फोर्सेस नहीं लड़ सकी वहाँ पे गुरिल्ला वॉर, तो वो अफगान फोर्सेस किस तरह लड़ती इनसे। तो ये बिल्कुल एक झूठी बात थी। इनको पता था सारी चीज़ें बाद में होनी, और वो सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। वो सबके सामने वहाँ पे क्या हुआ है। और वही सारा असला छोड़ के गए जो ग्राउंड फोर्सेस यूज़ करती हैं, और वही वाला असला TTP यूज़ कर रही है, वो नाइट विजन गॉगल्स वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो राइफल्स भी वही यूज़ कर रहे हैं, स्नाइपर छोड़ के गए थे वो भी वही यूज़ कर रहे हैं, छोटा असला छोड़ के गए। हम भी छोड़ के गए थे, वो भी ग्राउंड फोर्सेस यूज़ करती हैं, सारा का सारा वही वाला असला। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सारा का सारा उस तरह का असला छोड़ के गए जो इंसर्जेंसीज के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, सारा वही छोड़ के गए थे ये। अस्सलाम वालेकुम। सारा ड्यूरेशन में जो इस्लाम के नैरेटिव को नुकसान पहुंच रहा है, देखें इस्लाम को तो बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। इस्लाम के नैरेटिव को नुकसान पहुंच रहा है, और शुरू से पहुंचता हुआ आ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जिहादी तंजीमें, जिनको सो कॉल्ड जिहादी तंजीमें, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर इस तरह के मुल्कों ने नुकसान पहुंचाया, आपस के हमारे क्लैशेज हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। प्रॉक्सी वॉर ने नुकसान पहुंचाया, 79 से लेके अभी तक चलती हुई आ रही है, ठीक है। कोल्ड वॉर एक चलती हुई आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें इस तरह की चलती हुई आ रही हैं। नुकसान तो सारी बात है पहुँच रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मार्केट नाम इफेक्ट पड़ सकता है इनके इस वजह से चाइना। इस वार का वियतनाम पे इफेक्ट कैसे पड़ सकता है, मतलब समझा नहीं हूँ। वियतनाम में तो कोई वॉर नहीं चल रही इस तरह। तो अफगानिस्तान देखिए इंसर्जेंसी ही कर सकता है अफगानिस्तान, नहीं कोई TTP वगैरह को यूज़ करेगा नहीं, सर वही खुद को हमले करे सारी चीज़ें, ये चीज़ें। एंड ऑफ टाइम से कैसे रिलेट करती हैं? एंड ऑफ टाइम से ये एक दफ़ा पहले भी सवाल किसी ने पूछा था। देखें जो एंड ऑफ टाइम के हवाले से जो जितनी भी हदीस वगैरह है ना सारी, सबसे पहले तो वो ज़ईफ़ बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़ुहफ बहुत ही ज़्यादा है। मैंने अक्सर दो मिसालें देता हूँ कि आप ज़ईफ़ हदीस के ऊपर डॉक्ट्राइन इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस है कि खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, ठीक है। मुनक़िता रवायत है, इंतहाई ज़ईफ़ रवायत है ये कोई साबित नहीं है, ठीक है। ठंडी हवा आती है हिंद से और सारी चीज़ें, वो भी बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है। ग़ज़वा हिंद के वाले से ज़ईफ़ रवायत है। एक हसन दर्जे पे पहुँचती है हज़रत अबू हुरैरा वाली, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये बिल्कुल ये रवायतें कोई ठीक नहीं है। इसी तरह जो यहाँ पे आप इसको कहेंगे आखिर-उज़्ज़मा के हवाले से, तो आखिर-उज़्ज़मा के हवाले से इसको तब देखेंगे जब आखिर-उज़्ज़मा का टाइम उस हवाले से पूरा होता हुआ नज़र। ये फ़िलहाल इनमें कोई भी आप ऐसी रवायत नहीं फ़िट कर सकते जो आखिर-उज़्ज़मा से रिलेट करती हो। अगर मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर चुका होता तो आज फिर वो क्यों अटैक क्यों करता? देखिए अटैक करने की वजह अभी देखें आपने, जो उसने अमेरिका ने जो पॉइंट्स रखे थे इनके सामने, उसमें एक पॉइंट था न्यूक्लियर का, ठीक है। दूसरा पॉइंट था इनका कि ये ICBM वगैरह बना रहे हैं, ये ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जो अमेरिका तक मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ से अपने इसके मिसाइल प्रोग्राम पे ज़्यादा खतरा था बनस्बत के न्यूक्लियर से। ये न्यूक्लियर का तो बहाना था ना दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है। असल मसला जो था वो मिसाइल प्रोग्राम से इनको मसला, सबसे बड़ा मसला वो है। तीसरी वजह यह है कि ये किसी भी ऐसे रजीम को नहीं पसंद करते जो एक रीजनल पावर भी बन सकती है और उसकी तगड़ी वक़्त हो, और वो उसकी रजीम ऐसी हो जो इनके खिलाफ हो, ठीक है। ये अपने खिलाफ रजीम कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसकी एक वजह नहीं थी, इसकी मल्टीपल रीजन है इसके कि अमेरिका ने ये सारा कुछ किया। बोथ कंट्रीज हैव देयर ओन लॉजिक्स रिगार्डिंग रिवर लाइन। देखें लॉजिक वही है, मैंने आपको इतनी सादी सी एक मिसाल दे दी है,
ये बड़ी आपको आसानी से समझ में आ जानी है। अगर अफ़गानिस्तान क्लेम करता है कि ड्यूरल लाइन जो है, ये जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ये है अटक तक, क्यों? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के दौर में ये यहाँ पे था। तो कल को उठ के कोई भी पंजाबी भी क्लेम कर सकता है कि अब हमारा जो बॉर्डर है वो काबुल तक होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए काबुल तक? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के दौर के अंदर ये बॉर्डर जो था, पंजाब जो था, वो काबुल तक हुआ करता था। तो कल को कोई भी बंदा वहाँ से उठ के ये भी क्लेम कर सकता है। तो ये जो है तारीखें 200 साल पहले वाली चीज़ें कि हम उस दौर में, ये वही वाली बात है कि एक प्रॉमिस लैंड है जी, हमें कोई पता नहीं 2000 साल पहले जो था प्रॉमिस किया गया था, वो यहूदी कहते हैं, ठीक है, इस वजह से हम इसराइल पे आ गए। इसी तरह यहाँ पे अफगानिस्तान कह रहा है ये ड्यूरल लाइन में एक अंग्रेज साहब थे, वो लाइन लगा के चले गए थे, तो इस वजह से हम नहीं इसको मानते क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली के दौर में उस तरह हुआ। ये तो मतलब एक इंतहाई भोंडा किस्म का क्लेम है। तो मैंने इसका काउंटर ये पेश किया है कि अगर इसी तरह करना है तो फिर तो कल को कोई भी बंदा उठ के ये भी कह सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बॉर्डर काबुल तक हुआ करता था पंजाब का, तो पंजाब का रकबा फिर बड़ा होना चाहिए, पंजाब वहाँ तक होना चाहिए। ये केपीके के नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये 1911-12 के अंदर ये NWFP बना था। उससे पहले ये 1911-12 में नहीं, 1901 में मेरे ख्याल से, ये 2 में, उससे पहले सारा पंजाब होता था। ये बोथ कंट्रीज हैव देयर ओन लॉजिक। अच्छा आगे, मान लीजिए पाकिस्तान न्यूक्लियर की डील कर ले और ईरान के ऊपर अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं समझा जाएगा। हाँ ये देखें ना, ये जो सवाल आपने पूछा ना, इसके जवाब में आपको बताया कि जो मेरा कोर्स है ना, मेरे कोर्स के अंदर एक चैप्टर में स्पेशल ले गया था अमेरिका के चैप्टर। उसके अंदर मैंने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, कोई टेक्निकल बातें मैंने नहीं की। मैंने सिंपल से चार चार पोस्टर्स बनाए थे और उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें बयान कर दी थी, और वो सबसे हैरान कुन एक लेक्चर हुआ था मेरा। वो लाजमी देखें आप। वो मेरा एक USA वाला लेक्चर देख लें। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो आप देखेंगे तो आप खुद हैरान परेशान रह जाएंगे कि यार हम क्या सुनते थे और असल में रियलिटी क्या है वो। और मैंने प्रूव की हैं सारी की सारी वहाँ पे। और बिल्कुल एक, और प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मतलब आम डाटा अवेलेबल है गूगल के ऊपर, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं उसमें। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दी हैं, तो आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी इसमें। अच्छा अनस अली खान, फिर क्या सिचुएशन ठीक हो सकती है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या लगता है स्वैग किलर, क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 होगी? नहीं, फिलहाल कोई चांस नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 का। फिलहाल इस तरह का कोई सीन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा उसकी। वर्ल्ड वॉर 3 तब जाके होगी कि काशिफ साहब क्या कहते हैं? सजेस्ट यू गाइस टू वॉच अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड दिस इज व्हाट winning looks like. You'll understand that American new Afghanistan National Army will not stand a chance in front of the Taliban. हाँ देखें, ये बड़ी अच्छी सजेशन दी है काशिफ भाई ने। Hassan Wasim, what would real peace between Pakistan and Afghanistan actually required? Apologies, justice or compromise? सबसे पहली शर्त ये है कि ड्यूरल लाइन को मान लो बस, और कुछ भी ना करो। ड्यूरल लाइन को मानो, बॉर्डर तस्लीम करो और सच्चे दिल से तस्लीम करो, सारी चीज़ों का हल हो जाना है। कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी इसके बाद। उसके बाद दूसरी चीज़ देखेंगे उसके बाद क्या होगा। लेकिन जो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो फर्स्ट स्टेप वो यही है कि ड्यूरल लाइन को तस्लीम करो। दिस इज़ व्हाट विनिंग लुक्स लाइक। ये यूट्यूब के ऊपर ही मेरे ख्याल से। अनस अली खान के एक और सवाल, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है और क्या इजराइल ईरान वेपन से हो ज़्यादा है? नहीं फिलहाल तो नहीं। अगर होता तो ज़ाहिर बात है अपने दांत दिखा चुका होता। जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन होता है उसको छुपा के कभी नहीं रखता। वो सबसे पहले चौड़ा होके आता है कि देखो हमारे पास ये, अगर आओगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का कोई सीन नहीं। What do you think? Is it gonna be wars on ground? Iran-US conflict? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। देखें इन्होंने पिछला कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है ना, तो उसके अंदर भी यही मामला हुआ था। इसके अंदर भी ये ईरान इस इसराइल की एजेंसी इंतहा की तगड़ी एजेंसी है। मोसाद ने जो पहला जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका डिसमेंटल करने की कोशिश की थी, वो एक वायरस के थ्रू इन्होंने की थी। फिर दूसरे में इन्होंने अपने एजेंट्स वगैरह आगे पीछे इनके बहुत ज़्यादा ये गुस्सा में ईरान के अंदर इनके एजेंट्स बहुत ज़्यादा वॉट्स बहुत सारे। अच्छा सो अफगानिज आर एट वॉर विद यूएस बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट द ड्यूरल लाइन। सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यही है ड्यूरल लाइन का सबसे बड़ा मसला, पहली सबसे बड़ी वजह। How can we know if this country or that country is telling the truth, and how can we know if Afghanistan is really producing terrorists? देखें ग्राउंड के ऊपर चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। अगर आप खुद ग्राउंड का जायज़ा लेना शुरू करेंगे ना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, आप तहकीक करेंगे, आपको चीज़ें खुद बहुत समझ में लग जाएंगी। लेकिन आपने तहकीक करनी है खुले दिमाग के साथ। आप बाइस्ड हो गए ना, कभी भी तहकीक करेंगे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपने दिमाग खोल के अपने तहकीक करनी है कि यार ये चीज़ है क्यों। आपको ये बिल्कुल 1+1=2 इस तरह सिंपल है ये चीज़। इसमें कोई मतलब शक शुबे वाली बात ही नहीं होती कि ये मामला क्यों और किस तरीके से होता है। सारी चीज़ें आपको खुद बहुत समझ लग जाएंगी।
तालिबान और बैड गाइस, देखें सबसे पहली चीज़ बैड गाइस, सबसे पहली चीज़ है आप देखें उनके अलायंसेस किन किन के साथ हैं। उनके अलायंसेस हैं टीटीपी के साथ, उनके अलायंसेस हैं बीएलए के साथ, उनके इन सारों के साथ अलायंसेस हैं। फिर तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की जितनी आबादी है उसमें 15 मिलियन जो हैं वो पश्तून्स हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो कोई ताजिक है, कोई तुर्कमान है, कोई फ़ारसीबान है, और बहुत मुख्तलिफ़ तरह की अक़वाम वहाँ पे बसती हैं। लेकिन सारी की सारी हुकूमत पे कब्ज़ा जो है वो टोटल, आपको एक बंदा मुझे कोई दिखा दे इनकी कोर कैबिनेट के अंदर जो बंदा जो है वो नॉन पश्तून हो, सारे के सारे पश्तून, ठीक है। और ये पश्तून नेशनलिज्म बेसिकली खेल रहे हैं, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो आपको ये फॉरेन पॉलिसी भी सिखाता है, ठीक है, इस्लाम आपको हर चीज़ सिखाता है, लेकिन इन्होंने इस्लाम समझा सिर्फ और सिर्फ सज़ाओं के ऊपर। एक सज़ा दूसरा पर्दा, ये दो चीज़ें इन्होंने समझी हैं कि इस्लाम टोटल को टोटल यही है, इससे इस्लाम बदनाम होता है। आप देखें जो तालिबान जो चीज़ें कर रहे हैं ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी भी नहीं कर रहे। अगर आज पाकिस्तान की हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है ना, ठीक है, और ये नज़र आती है कि सेकुलर हुकूमत है, ठीक है, अगर ये इस्लामिक टच लेके सेकुलरिज्म फैलाना शुरू करते हैं इससे इस्लाम बदनाम होगा। ये जिस तरह भी खुल गया है उन्हें कि हम हैं ही सेकुलर, ठीक है, तो समझ आती है कि यार हैं ही सेकुलर। अभी ये कल को कहना शुरू कर दें ये एक इस्लामी हुकूमत है और बड़ी मजहबी हुकूमत और सारी चीज़ें वो, और वो ये इस्लाम इस तरह का होता है तो फिर तो इस्लाम बदनाम ही होगा ना। यहाँ भी इस्लाम को बदनाम करी जा रहे हैं फिलहाल। ईरान कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन, ईरान कॉन्फ्लिक्ट का यही सोल्यूशन है, ठीक है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन यही है कि जो फिलहाल ईरान कर रहा है इसको इसी तरह से करना चाहिए, कैलकुलेटेड अटैक्स अटैक्स अपने जारी रखे सारी से, तो बस थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू करें अरब के ऊपर, फिर अरब बीच में आए और सारी चीज़ें हों तो फिर कुछ ना कुछ इसका बन सकता है, रुक सकता है। और इसराइल के ऊपर भी अटैक्स वगैरह जारी रखे ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये चलता रहेगा इसी तरह, ये काफ़ी दिनों तक भी यहाँ पे अटैक्स कर सकते हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इनकी एक सबमरीन है उसमें 156 मिसाइल तो एक सबमरीन के अंदर होते हैं इनके टोमाहॉक्स। यार फाद भाई, आई डोंट ब्लेम ऑफ वांट टू बी आवर एनिमी बिकॉज़ लॉजिकली वी आर द वन हु यूज देम एंड हमारे भाई देयर बेटर्स बन गए आल्सो इज फॉर देयर एनिमी। नहीं देखें ना, ये काशी भी दोनों चीज़ है ना। एक चीज़ है कि देखें हम वही वाली चीज़ है कि हम एक चीज़ के अंदर आगे हम दूसरे को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब यहाँ पे एनिमीज नहीं है बिल्कुल, हम तो अगर अफगानिस्तान खुद भी कह रहा है ना पाकिस्तान के हमारा दुश्मन है तो फिर भी मैं कहूँगा कि नहीं है। अगर पाकिस्तान फिर भी कह रहा है ना अफगानिस्तान, फिर भी कहूँगा नहीं। दो मुसलमान ब्रदर ममालिक हैं, लेकिन क्या मामला आपस में कि देखें गलती है उनकी। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल 100% मानने वाली चीज़ है कि उनकी गलती है यहाँ पे। वो ये 9,000 बंदों का कौन जवाब दे? और ये 9,000 नहीं, 80,000 है, ठीक है। वो पहले 80,000 जो है, ठीक है, वो तो चले हमने अपनी गलतियों में से की हैं। उसमें हमारी भी सारी की सारी चलें गलतियाँ नहीं थी, लेकिन गलतियाँ थी। हम वहाँ पे डोमिनेंट फोर्स हम ही थे वहाँ पे जिनकी गलतियाँ थी। अमेरिका को बेसिस देना आगे, वो अमेरिका को बेसिस देने वाला एक लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन फिर भी उन्हें दी, इन्होंने गलत काम किया, सारी चीज़ें की, ठीक है। अमेरिका हमने वो बहुत लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे इस सीन के अंदर, इस सारे सीन के अंदर ये गलत है बिल्कुल। कोई बंदा इनको जो डिफेंड करता है, मुझे उसकी लॉजिक आज तक नहीं समझ आई कि वो किस तरह से डिफेंड कर सकता है अफगान तालिबान को कि वो ठीक कर रहे हैं। हमने इनको हर जगह पे सपोर्ट भी तो किया वहाँ पे, ठीक है। कल को यही जो थे हमारे वो फैज़ मीर सब जगह चाय पी रहे होते थे, वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही होती थी, लेकिन ये बेवकूफ़ थे, हमारी एजेंसी बिल्कुल बेवकूफ़ थी। इनको अंदाज़ा ही नहीं था ये आगे जाके होगा क्या। इनको ये इन बेवकूफ़ों को इतना नहीं था पता कि ये जो है अपना टीटीपी को किस तरह मुमकिन है टीटीपी को सपोर्ट ना करेंगे। ये सवाल ही पैदा नहीं होता टीटीपी को ना सपोर्ट करें, क्योंकि टीटीपी ने जब इनको सपोर्ट किया, वो बहुत मशहूर वाक़या, एक वाक़या हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, CIA के ऑपरेटर्स मारे गए थे, ठीक है। वो अंदर खुद कुछ एक धमाका हुआ था, वो टीटीपी ने किया था, ठीक है, अफगान तालिबान के बिहाफ पे। इन्होंने तो बड़ा सपोर्ट किया टीटीपी ने अफगान तालिबान को अमेरिकन के खिलाफ। और मज़े की चीज़ है, जो पहला पहला दूसरा और तीसरा, तीनों इनके 3 आज दिन तक चीफ मारे जा चुके हैं। चौथा अभी नूर वली महसूद बना है। इन तीनों चीज़ को जो है अमेरिका ने मारा हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं मारा। पाकिस्तान की एजेंसी इतनी तगड़ी एजेंसी नहीं है। ये हमने फजूल अवाम के अंदर एक चीज़ बनाई है कि पाकिस्तान की है, सही पता नहीं कोई दुनिया की बेहतरीन एजेंसी। मैं बिल्कुल कोई इतनी पाकिस्तान की एजेंसी से कोई 200 दर्जे बेहतरीन एजेंसी और क्वालिफाइड एजेंसी UAE की है, ठीक है। तुर्की की खैर वो तो बहुत ही अच्छी है हमसे। तो पाकिस्तान ओवररेटेड एजेंसी है हमारी। ये कोई नहीं, इन्होंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं और ऐसे बड़े ब्लंडर इन्होंने किए हैं कोई जिसकी समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ। हमारी एजेंसी एक टाइम पे बहुत अच्छी होती है, 96-97 के दौर में हमारी एजेंसी बहुत ऊपर थी, लेकिन उसके बाद जाके आस्ते आस्ते करते करते हमारा डिक्लाइन ऐसा शुरू हुआ कि हमने हर जगह ब्लंडर ही किए हैं उसके बाद। फिर इस दफ़ा अफगानिस्तान के साथ वॉर में सारा कसूर अफगानिस्तान का, सारा कसूर अफगानिस्तान का नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के जो कसूर बन रहा है ना वो ज़्यादातर कसूर अफगानिस्तान का ही है। मैं आपको कितनी बड़ी मिसाल दे चुका हूँ कि
खुद कोशिश की है मुज़ाकरात करने की, नहीं हुए। कतर ने कोशिश की है, नहीं हुए। तुर्की ने कोशिश की है, नहीं हुए। और कतर ने भी मल्टीपल टाइम्स की है, तुर्की ने भी मल्टीपल टाइम्स की है, ठीक है। मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, कामयाब ही नहीं हो रहे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ड्यूरल लाइन को नहीं मानने के लिए तैयार, तो पीछे क्या इनसे बात होगी और क्या सारी चीज़ें होंगी। टेररिस्ट देखें, मैं अब क्या कहूँ, वो एक मुफ्ती साहब हैं तुर्की के, तो उन्होंने पिछले दिनों एक फतवा दिया है। मैं उस फतवे पे इस बात को ख़त्म करूँगा। वो फतवा उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा जो है ना, ये STF को, YPG को और ये PKK को, ये कुर्दिश मिलिशियाज हैं, ठीक है, टेररिस्ट हैं। जो भी इनको सपोर्ट करता है उसको सज़ा मौत देनी चाहिए, उन्होंने ये फतवा दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा जो इनको सपोर्ट करता है वो खुद टेररिस्ट है। तो उन्होंने ये फतवा दिया, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। What is Turkey's stance on current Iran scenario and will Turkey support Iran? Will Iran rely on Turkey for energy? देखें, तुर्की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है इसमें, ये पाकिस्तान मैच तकरीबन पाकिस्तान बाहर ही समझो। अच्छा, तुर्की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? तुर्की ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर जाके मसले को हल करवाने की कोशिश कर सकता है। तुर्की के वो कहता है एक तगड़ा मुल्क है, वो एक स्टांस लेता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसकी दुनिया में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक लोग सुनते हैं उसकी, ठीक है, उसकी सुनी जाती है। ना कि ऐसा मुल्क जो शहबाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि मतलब जिधर भी जाएंगे तारीफ़ें करके आ जाएंगे, उनका अपनी एक वैल्यू है, उनकी वैल्यूलेस नहीं है वो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ईरान को लॉजिस्टिक सप्लाई कोई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं कर सकता, फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तुर्की ज़्यादा से ज़्यादा बस डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर प्रेशराइज कर सकता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखें, इनको ऑफ़र भी की थी, इसमें सबसे बड़ा कसूर इनका भी है, ईरानियंस का भी है। ईरानियंस का कसूर ये है कि जब आपका, अच्छा भले आपके मुज़ाकरात करवा रहा है तुर्की, तुर्की ने कहा कि हम मुज़ाकरात करवाते हैं आपके, ठीक है, तो वो मुज़ाकरात चल रहे, सारी चीज़ें हो रही, तो ये आधे में मुज़ाकरात छोड़ के ओमान भाग गई है, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, जाके ओमान की एम्बेसी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ पे जाके मुज़ाकरात करते रहे बगैर मीडिएशन के, बायलैटरल बायलैटरल इन्होंने नेगोशिएशंस वगैरह किए हैं वहाँ पे, और कोई इन्होंने बीच में कोई तीसरा मुल्क नहीं डाला, ठीक है, जो गारंटर के तौर पे काम करें। इनको गारंटर लाजमी डालना चाहिए था वहाँ पे। तुर्की बेहतरीन था, सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, इन्होंने अपनी किया वहाँ पे जाकर। देख लें, फिर वो आधे में थी चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। अगर कोई मीडिएटर होता ना, तो मीडिएटर से पूछा जा सकता था वहाँ पे कि यार, वो तो तुर्की जैसा तगड़ा मीडिएटर होता, तो वो बोल सकता था कि देखें हमारे तो मुज़ाकरात हो रहे थे, आपने अटैक कर दिया। अब इनके मुज़ाकरात बायलैटरल हो रहे थे, कोई मीडिएटर नहीं था बीच में, तो वो किसी को जवाब देनी है। आप फिर अमेरिका, वहाँ पे अमेरिका को खैर वैसे भी जवाब देनी है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी जवाब देनी है इसमें। व्हाट सोर्स डू यू यूज़ टू गेट न्यूज़? एक्स यूज़ करता हूँ। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के नेटवर्क जितने भी हैं एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, वहाँ से न्यूज़ वगैरह थी। और किसी के कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल है तो पूछें, फिर ख़त्म करते हैं इसको। वालेकुम सलाम हिकमत यार भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। विल हैव अ वन टू वन डिस्कशन, रिलैक्स करना। बिल्कुल काशिफ, इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, हम तो करेंगे। आप मिले ना रे जी, आप गायब हो गए कि उसके बाद मिले ही नहीं है, कर्नल साहब वाले सेशन के बाद मिले ही नहीं। इफेक्ट हो रहे हैं, वो बता चुका हूँ पर आपको भी यार, ना पूछो बस। चलना, कोई नहीं, कर लेते हैं। कोई प्लान बनाए, जो आपसे बात हुई थी तो उस पर कुछ ना कुछ करें, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, चलते हैं पहाड़ों की तरफ ही। सर्विस बढ़िया, हाँ ठीक हो गया, बेहतरीन। देखिए, आपकी फील्ड है, आपका काम है, वो करना ही करना है आपने। इस्लाम और रिलीजन और दीन, डू प्रीचिंग लाएगी दीन और रिलीजन, लोगों को शेयर करूँगा बेसिक से। नहीं बिल्कुल काशी भी लेंगे, देखें इस चीज़ में लाजमी हमारी हेल्प करें। ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा दीनी तबका इसके अंदर भी पीछे रह गया कुछ ना कुछ, तो इसके अंदर लाजमी हेल्प करें। इस वक्त पूरी टीम बनाते हैं एक। बिल्कुल हिकमत यार भाई, इस्लाम दीन ही है, इस्लाम को मज़हब के तौर पे नहीं देखते, इस्लाम को दीन के तौर पे देखते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी यूज़ करके काम करना चाहिए। वो स्ट्रेटजीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए जो कि बिल्कुल
जिनका कोई रिजल्ट नहीं कर रहा, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करो जिनसे कोई रिजल्ट बेस्ड स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है आपको। अब स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं वो आप मिलेंगे तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह, वो फिर किसी दिन, वो लंबा चौड़ा गिलास से टॉपिक है। पाकिस्तान का रिस्पांस इससे ज़्यादा आगे आना भी नहीं है, और इतना ही रहना है कि ज़्यादा ज़्यादा कंडेम करेगा, कंडेम कर चुका है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ये कहेगा कि दोनों जो है मामलात आपस में बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए, और फिर कहेगा कि मामलात आपस में बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। फिर पाकिस्तान जो है वो कभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा को कॉल करेगा, कभी अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा को कॉल करेगा, कभी आगे किधर को सऊदी अरब वगैरह में कॉल करेगा, तुर्की वगैरह में कॉल करेगा, कोशिश करेगा मसला हल कराने की डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, किसी पोजीशन में भी नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है अब्दुल बासित भाई। देखें, इसकी वजह यह है कि जब भी कोई अनपॉपुलर हुकूमत होती है ना दुनिया में, कोई भी अनपॉपुलर हुकूमत है, उसको हमेशा एक बैरून मुल्क से कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे कि अमेरिका अब एक सुपर पावर है, इनको अमेरिका की सपोर्ट लेना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये एक अनपॉपुलर हुकूमत है, ये कोई पॉपुलर हुकूमत नहीं है, ये कोई अवाम के मैंडेट से आई हुई हुकूमत नहीं है। तो जब भी इस तरह की हुकूमतें होती हैं, वो हुकूमतें इसी तरह से चलती हैं, वो यस सर की पॉलिसी रखती हैं। वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो कहीं अपनी बात रख सके या उनकी सुनी जाए वहाँ पे। वो सिर्फ खुद की, वो दूसरों की बात सिर्फ सुनते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। हाँ, जब कहीं बहुत ज़्यादा कहीं मामला इस तरह का हो जाए कि मुल्क की सिक्योरिटी पे कहीं कोई बात बात वगैरह आ जाए, तब जाके ये कुछ ना कुछ हलचल वगैरह करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने सपोर्ट की थी, जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तारीफ की थी, वो सपोर्ट क्या की थी? बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से तशक्कुर, पाकिस्तान के नारे तो लगे थे पार्लियामेंट में। पाकिस्तान ने एक तगड़ा स्टांस लिया था, क्योंकि खाली इसराइल ने अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने आवाज़ बड़ी उठाई थी, सारी चीज़ें की थी, बिल्कुल की थी। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवान एक दूसरे के शक की नज़र से देखते हैं, तो हम उम्मत के इत्तेहाद के ख्वाब कैसे सच कर रहेंगे? क्या हमें सबसे पहले निसाब मीडिया और क़यादत की बयानी को दुरुस्त नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने इसीलिए अपना ये शुरू करने से पहले ना, पूरा सेशन मैंने सबसे पहली चीज़ ये बोली थी कि दो चीज़ें होती हैं। एक है कि एक आइडियल सिनेरियो हम बनाते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और उसके हम सारे ख्वाहिशमंद और उसी के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ होती है कि फ़िलहाल ये जो चीज़ मौजूद है, ठीक है, ये जो चीज़ फ़िलहाल जो सिनेरियो है, फ़िलहाल हमें इसको देखते हुए चीज़ों को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये चीज़ें हैं कि हमारे 57 मुल्क भी बने हुए हैं, दरमियान में लाइनें भी छिकी खींची हुई हैं इन्होंने, और उसके बाद ये सारा कुछ है, आपस में इख्तलाफात भी हैं, सब कुछ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये मौजूद हैं। इनको अगर आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं। बाकी सबको मुबारक हो, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और चाइना भी तो हमारा फिर अमेरिका क्यों है, मैंने आपको बता दिया। एक वजह बताइए आपको, दूसरी वजह नहीं आपको बताइए। एक वजह ये बताइए, एक एलाई और होता है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका कोई एलाई वगैरह नहीं, मैं समझता इनको। ये तो एक समझने की अजीब सा एक फ़िलहाल हमारा सीन बन चुका है। जो भी ट्रम्प साहब ने कहना, हमने उनकी यस सर करते रहना आगे उनके पास। ये अजीब सा, मतलब फ़िलहाल मैं क्या बात करूँ इस हुकूमत के ऊपर। ये तो बिल्कुल एक लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं कह सकते आप लोग, बस हैं, मौजूद हैं, बस क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। और बाकी एक और वजह यह है कि बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान जो है वो, सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया तो सारे पाकिस्तान की शुरुआत करार दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान एयर सेक्स की हैं, बिल्कुल उसका जवाब इन्होंने दिया, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, सारी चीज़ें। इसमें हमारे मसला ये आया हुआ कि देखें, इन दिनों में
आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80-90% लोग जो हैं पीटीआई के सपोर्टर हैं। अब क्योंकि पीटीआई जो है वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चल रही है, तो इस वजह से पीटीआई की ज़्यादातर जो पब्लिक है उन्होंने समझ लिया है कि नहीं, हमें जो है वो हर चीज़ के अंदर एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चलना पड़ेगा। ये बात गलत है। आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बिल्कुल लेके चलें, लेकिन सिर्फ सियासत की हद तक लेके चलें, जो आप समझ भी आती है कि यार ये ठीक है। हर चीज़ के अंदर एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चलेंगे तो मतलब वो बिला वजह ही लेके, हाँ आपके पास लॉजिक है, उसके पीछे रीजनिंग है, तो ठीक है बिल्कुल। बगैर रीज़न के, बगैर लॉजिक के, बस इस वजह से क्योंकि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चल रहे हैं तो वो हर चीज़ के अंदर उसी वही लेके चलेंगे, ये गलत बात है बिल्कुल। ये बिल्कुल फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात कितनी बार होने चाहिए और किधर किधर नहीं हुए मुज़ाकरात? किस तरह से मुज़ाकरात में मुझे वो तरीक़ाकार समझा दें कि ये मुझे बताएं कि ये तरीका है मुज़ाकरात करने का, इस तरीके से मुज़ाकरात अगर होंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वो तरीका मुझे कोई समझाए फिर। और किसी का कोई सवाल है? Is it pro-Taliban establishment versus anti-Taliban establishment? नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का कोई बयान ही नहीं है जो प्रो तालिबान और एंटी तालिबान। एंटी तालिबान तो बहुत सारी हैं, प्रो तालिबान शायद ही कोई हो। फौजी कोई भी तालिबान का सपोर्टर इस टाइम कम अज़ कम नहीं होगा, क्योंकि उनके लोग मरे हुए हैं, उनके लोग शहीद हुए हैं। वो जब एक भी जाता है तो उनको पता लग जाता है फिर ये क्या है, वो दुश्मनी समझते हैं। And Pakistan attacked first. What you think? देखें, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने पहले अटैक किया है? पाकिस्तान ने पहले अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर रोज़ अटैक होता है। एक दिन के अंदर 5 में 6 अटैक्स हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के थ्रू। ठीक है, टीटीपी प्रॉक्सी है इसकी। ये इसी तरह ही है कि ईरान कल को इनकार कर दे कि हिजबुल्लाह हमारी प्रॉक्सी नहीं है, अंसारुल्लाह यमनी होसी हमारी प्रॉक्सी नहीं है, हाफिज़ अल शबी इराक के अंदर हमारी प्रॉक्सी नहीं है। इसी तरह ये जिस तरह वो तीनों ईरान की प्रॉक्सीज हैं, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से ये जो है टीटीपी अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है। ठीक है, ये नूर वली महसूद वगैरह ये सारे के सारे ये बैत हुए हैं इसके हाथ के ऊपर, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल बातें करना बिल्कुल फजूल है। मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी कि जब से ये हैं हमारे 9,000 लोग शहीद हुए हैं। और 9,000 लोग हमारे किस तरह शहीद हो गए? वो वहाँ में तो नहीं शहीद हो गए, वो टीटीपी ने शहीद किए हैं, बीएलए ने किए हैं, इन सारों ने किए हैं। ये इनको यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को कोई और यूज़ कर रहा है वहाँ पे इनडायरेक्टली। ये सारी चीज़ें इस तरह, ये पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया एक तरह का। मैं बिल्कुल पाकिस्तान के आगे में, पाकिस्तान के दोबारा अटैक करना चाहिए वहाँ पे, और बार बार करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक इसका कोई हल ना निकले। लेकिन एक चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि सिविलियन पॉपुलेशन को नहीं टारगेट करना चाहिए, इसको कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक्स हों, ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हों, तो बिल्कुल होने चाहिए। मैंने मिसाल दी है तुर्की की। तुर्की को भी उस टाइम बहुत सारे लगे हुए थे कि नहीं होना चाहिए। 2015-16 में तुर्की ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। आज वही लोग तारीफें कर करके थक रहे हैं कि वाकई इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वही पीके के जो 40,000 लोग मार के बैठी थी तुर्की के, आज वही पीके के हथियार डाल के बैठी हुई है। The narrative of Hashim near the same as the original argument we put into it. देखें, आर्मी के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक एक मुख्तलिफ तरह की राय भी पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे जो हैं एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ही सोचते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और ज़ाहिर बात है, इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। ये पूरी दुनिया में, खाली यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि वन पेज के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे। आसिम इज़ किलिंग हिज ओन सोल्जर्स। हाउ कैन आसिम इज़ किलिंग हिज ओन सोल्जर्स? कैसे, मतलब आसिम मुनीर कैसे अपने आप पाकिस्तानी सोल्जर्स को सारों को खुद मारी जा रहे हो? ये चीज़ है ना कि मतलब ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे कोई बुनियाद नहीं होती। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी आर्मी पर अटैक खुद करवाता है, जिस तरह ऊपर भाई साहब ने बोली है बात कि आसिम इज़ किलिंग हिज ओन सोल्जर्स। अफगान तालिबान हैव एनी अदर मोटिव इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेल्प? देखें, फ़िलहाल जो चीज़ें हैं ना, अफ़गान तालिबान और टीटीपी वगैरह, टीटीपी में और अलगा इसमें दाइश में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये भी है, टीटीपी कहती है कि हम एक छोटा सा रीजन पकड़ेंगे और उस रीजन के अंदर से छोटा सा निज़ाम कायम करके वहाँ से आगे फैलाएंगे। और दाइश कहती है नहीं, हम बड़े लेवल पे एकदम से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी वजह है। तो अभी यहाँ पे मामला ये है कि अफ़गान तालिबान की सबसे पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि ड्यूरेंट लाइन का मसला है।
ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि वो समझते हैं कि हम इस तरह से इस पाकिस्तान में इस्लाम भी नाफिज कर सकते हैं टीटीपी के थ्रू, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। ठीक है, तो इस तरीके से इस्लाम भी नाफिज करना चाहते हैं। क्या केपीके के पख्तून टीटीपी की हेल्प करते हैं? देखें, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मजबूर किस तरह है कि कल को कोई भी उठ के वहाँ पे आपके घर आ जाए, ठीक है, ज़बरदस्ती आ जाए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आपने अपनी इज्जत बचानी है वहाँ पे। तो ऊपर से जो ये टीटीपी में हैं लोग, ज़्यादातर क्या, सारे तकरीबन ये पख्तून ही हैं। टीटीपी के अंदर आपको पंजाबी सिंधी नज़र नहीं आएगा, पख्तून ही है सारे के सारे तकरीबन। ज़्यादातर इसमें मसूद कबाइल हैं और वज़ीर कबाइल हैं। मसूद बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद वज़ीर हैं, फिर अफरीदी वगैरह भी आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब ये सारी चीज़ें सपोर्ट काफ़ी हद तक मिलती भी है, इसमें कोई शक भी नहीं, सपोर्ट बिल्कुल मिलती है। लेकिन बहुत से लोग मुखालिफत भी करते हैं। सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर नहीं मिलती, लेकिन मिलती ज़रूर है। कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग डर के करते हैं, और कुछ लोग चाहते हुए करते हैं। जो चाहते हुए करते हैं वो बहुत कम लोग हैं, डर के और मजबूरी में ज़्यादा लोग करते हैं। बहुत इंडिया and पाकिस्तान some sources are the background was ऐसे environment। ये भी एक बॉन्डी सी बात होती है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस में मामलात हुए, वो दोनों मुल्कों को पता था और ये साजिश की गई थी। उन्होंने अपनी अवाम को खुश किया और हमने अपनी अवाम को खुश किया। ये बचगाना एक इंतहाई जाहिलाना किस्म की बात होती है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप गूगल पे जाएं, आप गूगल पे जाके लिखें कि कीमत क्या होती है 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल की। एक शेल की कीमत क्या होती है जो गाइडेड होता है। गाइडेड की कीमत देखें और फिर अनगाइडेड के भी देखें, और ये यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से फायर होते हैं। ठीक है, आप उसकी एक की कीमत देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या है। और फिर जो मिसाइल फायर होता है, इस एक मिसाइल की कीमत क्या है। और फिर जब जंग होती है दोनों मुल्कों की, आप ये वो एक आर्टिकल छपा था रॉयटर्स के अंदर, जब इंडिया की इकोनॉमी को कितना, इंडिया की 90 बिलियन डॉलर की का तकरीबन नुकसान हुआ था इंडिया को, 90 बिलियन डॉलर का उस टाइम। और ये 10 मई से पहले की रिपोर्ट थी, रॉयटर्स के ऊपर आर्टिकल छपा था। कोई मुल्क इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो अपनी इकोनॉमी तबाह करवा रहा हो, अपने सारा कुछ तबाह करवा रहा हो, अपनी बेसिस को जाके मिसाइल लग रहे हैं उनको। ठीक है, हमारी बेसिस के ऊपर जाके मिसाइल लग रहे हैं, हमारे हमारे लोग यहाँ पे मार रहे हैं, उधर उनके मार रहे हैं। ये इतने भोंडी हरकत कोई भी नहीं करता। छोटी मोटी चीज़ें फिर समझ में आ जाती हैं। ये इंतहाई फजूल और घटिया किस्म की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे मिल के साजिश इन्होंने की थी और ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी थी। ये बिल्कुल ये अजीबो गरीब किस्म की बात है, ये अकल से पैदल बात है। और ये वो लोग बात करते हैं जिनको मतलब पता ही नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों का ही नहीं पता होता। माई फ्रेंड्स लेफ्ट आर्मी बिकॉज दे वर काइंड ऑफ सेंट फॉर। देखिए, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं आर्मी में। मैं जब छोटा होता था तो तकरीबन, मैं आपको बात बताता हूँ, 2011-12 के अंदर मैं 1 साल सुई रह के आया था बलूचिस्तान। ठीक है, मैं उधर रह के आया हूँ बकायदा। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, दादा बू आर्मी में थे। अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त आर्मी में। ठीक है, रिश्तेदार भी आगे पीछे सारे। मैं इन सारी चीज़ों को बड़े गहराई से समझता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ तो तब जाके बात करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त वज़ीरिस्तान में भी हैं, आगे पीछे सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, मैंने समझी हुई हैं। पाकिस्तान इज़ करंटली यूजिंग एन इसराइली सॉफ्टवेयर फॉर स्पाइंग। पेगासस नाम है सॉफ्टवेयर का और पूरी दुनिया की तकरीबन सारी एजेंसीज उसको यूज़ करती हैं। वही पेगासस सॉफ्टवेयर का ये काम है कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग करना, बस ये काम है उसका। इस सॉफ्टवेयर के अलावा दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर हो रहा है नहीं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। Is there a fight between India and Pakistan और ट्रांसिंग फॉर न्यूक्लियर साइट्स? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं, सारों के दरमियान ही है। जितने भी दुनिया में मुल्क हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ती हैं। जीरो क्लिक मेलवेयर है फॉर डिवाइस रिकग्निशन।
इस तरह से नहीं होता भाई, इतना सादा सादा 1+1=2 वाला मामला नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा कुछ इन्होंने खुद भी देखा होता है। मतलब मिस्र की आर्मी जो है वो नहीं यूज़ करती एंड्रॉयड फ़ोन, iOS नहीं यूज़ करती, एंड्रॉयड नहीं यूज़ करती, वो हुआवे के फ़ोन यूज़ करते हैं। इसी वजह से यूज़ करते हैं अपनी आर्मी को बचाने के लिए। अभी पाकिस्तान की आर्मी में भी ये काम शुरू हो चुका है, बाद में आपको फिर किसी दिन बताऊँगा। The enemy country would target that like India was claiming Kirana Hills. ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दें, आगे चलते हैं। अमेरिका इज फंडिंग डॉलर्स टू पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इकॉनमी तो नहीं है, एक डिपेंडेंट इकॉनमी है। लोन्स के ऊपर चलते हैं हम। हमारी हालत आप कंपैरिजन कर लें जीडीपी का पाकिस्तान की, छोड़ दें, बल्कि ये क्या बंदा इस बारे में बात करे। पाकिस्तान की कोई ऐसी हालत नहीं है, मतलब इस टाइम किसी पोजीशन में नहीं है। चाइना एंड सऊदी अरेबिया भी ट्रस्टेड है सबसे ज़्यादा। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो ना इस टाइम, वो आप किसी दूसरे मुल्क पे नहीं कर सकते, आप अपने बाजू पे कर सकते हो। ये चीज़ याद रखनी है। माइट इज़ राइट वाला सिलसिला चला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। आप दूसरे मुल्कों से कुछ ना कुछ तो हासिल कर सकते हो, कुछ ना कुछ। बहुत कुछ कभी भी नहीं हासिल कर सकते, आपको करना खुद ही पड़ना है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि मैं आपको तुर्की की मिसाल देता हूँ। उसमें तुर्की की मिसाल आपको मैं इस तरह से देता हूँ कि F-35 था, 99 में स्टार्ट हुआ, 2001 में बनना शुरू हुआ। आगे तो तुर्की ने पैसे दिए हुए थे F-35 के अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने F-35 नहीं दिया, इनकार कर दिया देने से इनको। तो फिर तुर्की ने कान के ऊपर काम करना शुरू किया, TFX कान के ऊपर खुद बनाना शुरू किया। इसी तरह 2008 के अंदर ये यूज़ करते थे हेरन ड्रोन थे इनके, इसराइल के। वो ड्रोन मेल फंक्शन कर गए थे, तो फिर इन्होंने बड़ा एहतजाज किया था तुर्की ने, इन्होंने इसराइल से लिए हुए थे वहाँ पर ड्रोन, सारी चीज़ें हुई वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि आप उन्होंने जो है वो ड्रोन्स खुद बनाने हैं। जब ठोकर इनको लगी हैं, 2 ठोकरें लगी हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अब हमने चीज़ें खुद करनी है। तो फिर ये चीज़ें खुद करने पे हैं। तो अब हल भी इसका यही है कि जब तक आप खुद चीज़ें नहीं बनाते अपनी, सारा चीज़ें खुद, डिपेंडेंट ही होता है। जितना मर्जी भी हो, अगर डिपेंड कर रहे हो किसी के ऊपर, तो वो डिपेंड ही कर रहे हो, उसका कोई हल नहीं होता। इंडिपेंडेंट रहना चाहिए हमेशा, हर चीज़ के अंदर। इकॉनमी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने मिलिट्री आर्सनल के अंदर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हर चीज़ के अंदर। और किसी को कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो ख़त्म करते हैं। फिर भी चार्जिंग मेरी कम रह गई है, ऊपर से 3 बॉलों में 12 स्कोर भी रह गए। सऊदी या पाकिस्तान प्रैक्टिस के ऊपर मैं कोई बात नहीं करता, क्या आपको खुद ही समझ लग जानी है बाकी ये मेरे पहले ही मेरे से बहुत सवाल हुआ है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता। अलबत्ता इतना बता देता हूँ, उस तरह का है नहीं जिस तरह का लग रहा है सर को। तो इस तरह सवाल पूछते रहेंगे इर्द गिर्द के, तो कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे निकल जाएंगे। कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें ख़त्म करते हैं इसको, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के साथ आते हैं आपके पास। अल्लाह हाफिज़।